एक ऐसे इंसान की कहानी जो खाना पकाने के तेल से लेकर कंप्यूटर चिप्स की दुनिया तक पहुंच गया। एक ऐसा शख्स जिसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले और जिसे लोग अक्सर भारत का बिल गेट्स भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अजीम प्रेमजी की और उनके इस अविश्वसनीय सफर की। एक वक्त था साल 2000 जब अजीम प्रेमजी भारत के सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन आज वो अमीरों की लिस्ट में 17वें नंबर पर हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या उनका बिजनेस डूब गया या कहानी कुछ और है? नहीं, उनके कारोबार में कोई नुकसान नहीं हुआ। सच तो ये है कि उनका रैंक में नीचे आना कोई हादसा नहीं, बल्कि उनका अपना फैसला था। उन्होंने अपनी दौलत खोई नहीं, बल्कि उसे खुशी-खुशी बांट दिया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। एक ऐसे दौर से जब एक नौजवान के कंधों पर अचानक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। जरा सोचिए, आपकी उम्र 21 साल है, आप स्टैनफोर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अचानक एक दिन खबर आती है कि आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। साल 1966 में अजीम प्रेमजी के साथ ठीक यही हुआ। उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। भारत लौटकर एक तरफ पिता को खोने का गम था, तो दूसरी तरफ एक डूबती हुई कंपनी को बचाने की चुनौती। और पहली ही शेयर होल्डर मीटिंग में लोगों ने उन पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। कहा, ये 21 साल का लड़का क्या कर लेगा, इसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन प्रेमजी डरे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने उन सब आवाजों का सामना किया और कहा, मेरे पास अनुभव भले ही कम हो, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। और उन्होंने ठान लिया कि वो इसे साबित करके रहेंगे। और उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। वो सीधे सीईओ की कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि फैक्ट्री के फर्श पर उतर गए। उन्होंने मजदूरों के साथ वक्त बिताया, मशीनों को समझा, हर छोटे बड़े खर्चे पर सवाल उठाया। वो फैक्ट्री में सबसे पहले आते थे और सबसे आखिर में घर जाते थे। तो जमीन से जुड़कर उन्होंने बिजनेस चलाना तो सीख लिया, लेकिन उनकी असली ताकत थी भविष्य को देखने की उनकी बाज जैसी तेज नजर। उनका फंडा बहुत सिंपल था। अगर आपके पास एक फैक्ट्री, मजदूर और सप्लाई चेन पहले से है, तो सिर्फ एक ही चीज क्यों बनाना। उन्होंने अपनी तेल की फैक्ट्री का इस्तेमाल साबुन, शैम्पू और यहाँ तक कि बेकरी फैट बनाने के लिए भी किया। मतलब एक ही संसाधन से कई सारे प्रोडक्ट्स। और फिर आया साल 1977, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त की सरकार ने आईबीएम को भारत छोड़ने को कहा, जिसका कंप्यूटर मार्केट के 80% हिस्से पर कब्जा था। अचानक मार्केट में एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया। प्रेमजी ने इस मौके को तुरंत पहचान लिया और कंप्यूटर बनाने के मैदान में उतर गए। लेकिन उनका विजन यही नहीं रुका। जब सब लोग कंप्यूटर बनाने यानी हार्डवेयर पर फोकस कर रहे थे, तब प्रेमजी को भविष्य साफ दिख रहा था। वो समझ गए थे कि मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब तो चीन बनेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज का भविष्य वो भारत में है। और ये एक मास्टर स्ट्रोक सोच थी। पर अजीम प्रेमजी की सफलता सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी की कहानी नहीं है। ये उनके मजबूत चरित्र और उनके उसूलों की भी कहानी है। उनकी ईमानदारी का एक छोटा सा किस्सा सुनिए। उन्हें अपनी पुरानी कंपनी कार खरीदनी थी। कंपनी के हिसाब किताब में उसकी वैल्यू 0 थी, मतलब वो उसे मुफ्त में ले सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बाजार में उसका सही दाम पता किया और कंपनी को पूरी कीमत चुकाई। या फिर पार्किंग वाला किस्सा। एक बार एक कर्मचारी ने गलती से उनकी रिजर्व्ड पार्किंग में गाड़ी लगा दी, तो उसे डांटने के बजाय प्रेमजी ने उसकी तारीफ की कि वो ऑफिस जल्दी आया, और उसी दिन से सीओ की पार्किंग ही खत्म कर दी। नियम बना, पहले आओ पहले पाओ। और बड़े लोगों की एक और खास बात होती है, वो अपनी गलतियां मानते हैं। प्रेमजी आज भी सबके सामने कहते हैं कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति को नौकरी पे न रखना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देगा कि आखिर क्यों दौलत की लिस्ट में नीचे आने के बाद भी उनका कद और भी ऊंचा हो गया। कहते हैं कि बिजनेस का दिमाग तो उन्हें अपने पिता से मिला, लेकिन देने का दिल वो उन्हें अपनी माँ से मिला था। उनकी माँ एक डॉक्टर थीं जो बच्चों के लिए एक मुफ्त अस्पताल चलाती थीं, और शायद वहीं से उन्होंने सीखा कि असली दौलत कमाने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। उन्होंने अपने फाउंडेशन के जरिए 2.2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम दान की है। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये रकम उन्हें भारत का सबसे बड़ा दानवीर बनाती है। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने द गिविंग प्लेज पर साइन किया।
ये बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की एक पहल है जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति दान करने का वादा करते हैं। आज उनकी फाउंडेशन शिक्षा से लेकर पर्यावरण तक देश के कोने-कोने में बदलाव ला रही है। वैसे देश के लिए ये जज्बा भी उन्हें विरासत में ही मिला। देश के बंटवारे के वक्त जिन्ना ने उनके पिता को पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उनके पिता ने साफ कह दिया, मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। और ये मत सोचिएगा कि उन्होंने सिर्फ दान ही दिया, उन्होंने अपने निवेशकों की भी जबरदस्त दौलत बनाई। अगर किसी ने 1980 में विप्रो में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो आज उसकी कीमत 5,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। तो अजीम प्रेम जी की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली विरासत क्या है? वो दौलत जो आप इकट्ठा करते हैं या वो दौलत जो आप समाज को वापस देते हैं? प्रेम जी ने तो अपना जवाब चुन लिया है।